इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 क्यू एंड सेक्शन 206 सी। बेसिकली दोनों ही अलग अलग सेक्शन है, लेकिन फिर भी दोनों की एक साथ जो है इंटरलिंकिंग है। एक साथ ही आप दोनों सेक्शंस को समझ सकते हैं। तो सेक्शन 206 सी जो कि बेसिकली बात करता है टीसीएस की। हालांकि टीसीएस के रिगार्डिंग हमारा एक अलग से सेपरेट सेशन होगा जिसमें हम टीसीएस के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सेक्शन 194 क्यू के साथ हमें सेक्शन 206 सी जो है बेसिकली समझना जरूरी है। दोनों ही सेक्शन एक साथ ही समझे जा सकते हैं, अदरवाइज यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं कि इस सेक्शन में बेसिकली क्या बात की गई है। जनरली एक सेलर है जो गुड्स सेल करता है टू द बायर। तो इनकम टैक्स में एक ऐसा प्रोविजन लाया गया 206 सी सब क्लोज 1H, जिसमें सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि वो क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। और बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई सेक्शन 194 क्यू के तहत कि वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। देखिए, जो सेलर होता है वो क्या करता है, गुड्स सेल करता है। तो ऐसे में इन गुड्स की जो वो सेल करेगा उसके रिगार्डिंग वो रिसीव करेगा कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन विल बी टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट। अगर उस पर कोई जीएसटी चार्ज किया गया है तो वो जीएसटी इंक्लूड करते हुए वो क्या करेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस वो टैक्स अमाउंट जो है रिसीव करेगा फ्रॉम द बायर। और बायर क्या करेगा, इस कंसीडरेशन की पेमेंट करेगा। तो हमेशा टीडीएस डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम द पेमेंट। तो दैट मींस बायर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डाली गई कि वो टीडीएस डिडक्ट करेगा फ्रॉम द पेमेंट। लेट से मान लीजिए 70 लाख रुपीस की पेमेंट जो है बायर के द्वारा की जानी है। तो बायर क्या करेगा, 70 लाख रुपीस में से टीडीएस डिडक्ट करेगा और बैलेंस अमाउंट जो है वो सेलर को पे कर देगा। और इस टीडीएस अमाउंट का वो क्या करेगा, गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो जो है, अगर बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट अकाउंट में वो टीडीएस डिपॉजिट कर देगा और सेलर क्या करेगा, उस टीडीएस का क्रेडिट ले लेगा। और इसके जस्ट अपोजिट सेलर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई टीसीएस कलेक्ट करने की। देखिए, यहां पर वर्ड यूज किया गया पेमेंट और यहां पर वर्ड यूज किया गया कलेक्शन। तो दैट मींस सेलर क्या करेगा, 70 लाख रुपीस तो रिसीव करेगा ही करेगा, प्लस टीसीएस कलेक्ट करेगा। किससे, बायर से। और वो टीसीएस सेलर जो है गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा और बायर क्या करेगा, उस टीडीएस का उस टीसीएस का सॉरी टीसीएस का क्रेडिट ले लेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे टीडीएस का क्रेडिट मिलता है, सिमिलर वे में टीसीएस का भी क्रेडिट मिल जाता है। तो सेलर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। ऐसा क्यों किया गया, देखा गया कि बहुत सारे बायर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है और गवर्नमेंट उनको ट्रेस करना चाहती है। बहुत सारे जो है फर्म्स जो है, बहुत सारी एंटिटीज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करती है, फेक बिलिंग्स करती है। तो गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि कोई फेक बिलिंग इशू ना करे और ऐसे में एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे पता चल सके कि किस व्यक्ति के द्वारा कितनी सेल की गई है और किस व्यक्ति के द्वारा कितनी परचेज की गई है। सेक्शन 194 क्यू के जरिए परचेज के बारे में पता चलेगा, क्योंकि बायर के लिए वो क्या है, परचेज है। और सेलर जो है 206 सी के जरिए जो है सेलर के बारे में पता चलेगा जो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द बायर।
तो 194Q से जो है सेलर के बारे में प्लस बायर के बारे में दोनों ही इंफॉर्मेशंस मिलेगी। सिमिलर वे में सेक्शन 206C से भी जो है सेलर एज वेल एज बायर दोनों के ही रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशंस गवर्नमेंट को मिल जाएगी, जिससे इजीली इनको ट्रेस किया जा सकेगा। लेकिन यहां पर एक बात गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दी कि या तो बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा या सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा। दैट मींस इन दोनों में से एक ही एक्टिविटी होगी। अगर बायर ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 194Q को मेन सेक्शन बनाया गया। दैट मींस अगर सेक्शन 194Q अप्लाई हुआ तो सेक्शन 206C 1H अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अगर सेक्शन 194Q किसी वजह से अप्लाई नहीं होता है, मान लीजिए, तो ऐसे में सेक्शन 206C 1H अप्लाई हो सकता है। दोनों ही सेक्शंस की अपनी अलग अलग कंडीशंस हैं। दोनों ही सेक्शन जब अपनी कंडीशंस को पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे, तो ही वो पर्टिकुलर सेक्शन अट्रैक्ट होगा। लेकिन एक बात जो आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है कि पहले बायर चेक करेगा कि क्या बायर पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होता है या नहीं। अगर बायर पर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होता है तो सेलर पर 206C सब क्लोज 1H अप्लाई नहीं होगा। ऐसा क्लियरली सेक्शन 194Q में लिखा गया है। तो ऐसे में बायर क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। कितना टीडीएस डिडक्ट करेगा? 0.1%। तो 0.1% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी वजह से सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं हुआ, तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 206C 1H अप्लाई हो सकता है और सेलर क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। कितना टीसीएस कलेक्ट करेगा? यहां पर भी सेम अमाउंट रखी गई, 0.1%। तो 0.1% का यहां पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। कौन कलेक्ट करेगा? सेलर कलेक्ट करेगा। किससे कलेक्ट करेगा? बायर से कलेक्ट करेगा। लेकिन कब कलेक्ट करेगा? जब बायर पर सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, क्या ये मैंडेटरी है कि मान लीजिए 194Q अप्लाई नहीं होता तो क्या सेक्शन 206C 1H अप्लाई होगा ही होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि मैंने बताया प्रत्येक सेक्शन में अपनी कंडीशंस बताई गई हैं। अगर वो कंडीशंस पूरी होंगी तो वही वो सेक्शन अप्लाई होगा। अब बताया गया बायर के केस में सेक्शन 194Q तभी अप्लाई होगा जब टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स, सेल्स of the buyer in the preceding financial year is 10 crore or more। 10 करोड़ से ज्यादा अगर सेल होगी तो बायर पर 194Q अप्लाई होगा और वो क्या करेगा, 0.1% टीडीएस डिडक्ट करेगा फ्रॉम द पेमेंट टू बी मेड टू द सेलर। जो सेलर को पेमेंट की जानी है उसमें से 0.1% का जो है टीडीएस डिडक्ट करने के बाद जो है पेमेंट करेगा। तो ऐसे में यहां पर जो अमाउंट बताई गई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो यहां पर एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीस अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है तो ही जो है बायर पर 194Q अप्लाई होगा। उसके अलावा एक और लिमिट बताई गई कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा की टर्नओवर है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा
अगर परचेज की गई है, गुड्स जो है परचेज की गई है 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा। मान लीजिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा, मान लीजिए 11 करोड़ रुपए है, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में जो मिस्टर एक्स यहां पर सेलर है और मिस्टर वाई जो है बायर है, तो मिस्टर एक्स से सिर्फ 20 लाख रुपीस की गुड्स परचेज की गई है, तो ऐसे में क्या बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा? द आंसर इज नो। तो ये बताई गई सेक्शन 194 क्यू के अंदर कंडीशंस। अब हम बात करते हैं सेलर के प्रोस्पेक्टिव से। सेलर के केस में भी सिमिलर कंडीशन रखी गई। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 206C क्लोज 1H अप्लाई होगा टू दी सेलर। और अगेन यहां पर कहा गया कि करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा होगी तो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द बायर। मान लीजिए 70 लाख रुपीस की रिसीट है, तो ऐसे में कहा गया कि जो रिसीट 50 लाख से ज्यादा होगी, तो 50 लाख से ज्यादा रिसीट यहां पर है 20 लाख रुपीस की, तो 20 लाख रुपीस पर सेलर क्या करेगा? 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करेगा। कितना? 2000 रुपए। तो दैट मीन्स टोटल जो अमाउंट रिसीव की जाएगी 70 लाख रुपीस प्लस 2000 रुपए जो है टीसीएस, तो 70 लाख 2000 रुपए की जो है अमाउंट रिसीव की जाएगी फ्रॉम दी बायर। पर ऐसा कब होगा? जब 194Q अप्लाई नहीं होगा। अगर 194Q अप्लाई हुआ तो सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। एक बार सेक्शन को रीड करते हैं, उसके बाद फिर से इस एग्जांपल पर हम आएंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, बीइंग ए बायर, तो हमेशा याद रखें बायर पर सेक्शन 194Q अप्लाई होता है। Who is responsible for paying any sum to any resident, तो सेलर क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। Here in referred as seller, जिसको क्या कहा गया? सेलर। For the purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 लाख रुपीस, 50 लाख से ज्यादा की जो परचेज वैल्यू होगी उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। In the previous year shall at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment whichever is earlier। तो अगेन जब आप उस परचेज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, कैसे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट, दैट इज मिस्टर एक्स। तो अगर आपने ये इवेंट पहले की है तो इस पर टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, और अगर मान लीजिए आपने पेमेंट पहले कर दी है, सेलर को एडवांस पेमेंट कर दी है, तो सेलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपने जो है पेमेंट की होगी, तो इस पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। इन दोनों ही इवेंट में से जो भी इवेंट पहले होगी उस समय टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। कितना टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? अमाउंट विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। 50 लाख से ज्यादा जो वैल्यू होगी उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, 50 लाख रुपए तक की वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेट से मान लीजिए टोटल परचेज की गई 80 लाख रुपीज की, 80 लाख रुपीज में से 70 लाख रुपीज की टैक्सेबल वैल्यू है, 10 लाख रुपीज की टैक्स अमाउंट है, जीएसटी अमाउंट है। तो अब बात आई कि टीडीएस कौन सी अमाउंट पर डिडक्ट होगा? 70 लाख रुपीज पर। ध्यान रखें टैक्स अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाए, तो बायर हमेशा किस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करेगा? दैट इज एक्सक्लूडिंग टैक्स, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। कितना टीडीएस? 0.1%। यहां पर 70 लाख रुपीस की वैल्यू है, तो कहा गया 70 माइनस 50 लाख रुपीस, 20 लाख रुपीस पर 0.1% कितना? 2000 रुपए का टीडीएस
डिडक्ट करेगा। तो दैट मीन्स 80 लाख रुपीज, दैट इज 70 लाख फॉर टैक्सेबल वैल्यू प्लस 10 लाख फॉर जीएसटी माइनस 2000 रुपीज एज टीडीएस। कितनी पेमेंट करेगा टू द सेलर? पेमेंट की जाएगी 79,98,000 रुपीज टू द सेलर एंड 2000 रुपीज टू द गवर्नमेंट। इन केस ऑफ बायर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप मेन बात को समझ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आई कि बायर पर सेक्शन 194 क्यों हम कब चेक करेंगे? पहले हम चेक करेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितनी है बायर के केस में। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, बायर मींस ए पर्सन whose total sales, gross receipts, turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which purchase of goods is carried out। तो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 50 लाख रुपए से ज्यादा की परचेज अगर की जा रही है तो हम चेक करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में टर्नओवर क्या 10 करोड़ से ज्यादा है। अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो सेक्शन 194 क्यू अप्लाई हो जाएगा। अगर टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ रुपए तक है, तो सेक्शन 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। और अगर 194 क्यू अप्लाई नहीं हुआ तो हम चेक करेंगे कि क्या सेलर के केस में 206C 1H अप्लाई होगा या नहीं। Where any sum referred to in is credited to suspense account or any other name in the books of accounts, person liable to pay such income, such credit of income shall be deemed to be the credit of such income to the account of the pay। तो ये अभी तक हम डिस्कस करते हुए आए हैं कि अगर आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं या किसी और अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो यह माना जाएगा आपने सेलर के अकाउंट को ही क्रेडिट किया है, पे के अकाउंट को ही क्रेडिट किया है, और अकॉर्डिंगली आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। इसके अलावा बताया गया गवर्नमेंट जो है इसके रिगार्डिंग जो है बेसिकली आपको गाइडलाइंस इशू कर सकती है। तो इसके रिगार्डिंग सर्कुलर भी इशू किया गया है बाय द गवर्नमेंट, जो हम अपने इन सेक्शंस के दौरान ही डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है कि सेक्शन 194 क्यू जहां पर अप्लाई हो गया वहां पर सेक्शन 206C 1H अप्लाई नहीं होगा। The provision of this section shall not apply to a transaction on which tax is deductible under any of the provision of this act। तो अगर किसी और सेक्शन के तहत टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। तो मान लीजिए जितने भी बाकी सभी सेक्शंस दिए गए हैं, किसी और सेक्शन के तहत टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। Secondly, tax is collectible under the provision of section 206C other than a transaction to which section 1H of section 206C applies। तो बेसिकली यहां पर बताया गया है कि अगर सेक्शन 206C सब क्लोज 1H अगर टैक्स कलेक्टेबल है तो ऐसे में जो है वहां पर आप जो है सेक्शन 194 क्यू को पहले चेक करेंगे। अगर 194 क्यू आपका अप्लाई होता है तो सेक्शन 206C क्लोज 1H अप्लाई नहीं होगा। यहां पर टेक्निकली क्या कहा गया है, सेक्शन 206C को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर जो है बहुत सारे क्लोज हैं। ठीक है, तो 1A 1B 1C 1D 1H ऐसे काफी सारे क्लोज हैं। यहां पर क्या कहा गया है कि अगर 206C क्लोज 1A क्लोज 1B क्लोज 1C 1 क्लोज 1D के तहत टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो सेक्शन 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर टीसीएस कलेक्ट करने की जो रिक्वायरमेंट है वहां वो रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 1H, तो ऐसे में कहा गया कि उस केस में 194 क्यू अप्लाई होगा, 1H अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहां पर लिखा गया है टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C
अगर 206C के तहत टैक्स कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो सेक्शन 194Q शैल नॉट अप्लाई, लेकिन अदर देन ए ट्रांजेक्शन टू विच सबसेक्शन 1H अप्लाइज। दैट मींस अगर वो टीसीएस 1H के अलावा है, किसी और सब क्लोज में है, सब क्लोज 1A, सब क्लोज 1B, सब क्लोज 1C, उन क्लोज में है तो सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर सेक्शन 206C क्लोज 1H में टीसीएस कलेक्ट होना है तो ऐसे में 194Q अप्लाई होगा, सेक्शन 206C क्लोज 1H अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि सेलर और बायर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, हमेशा हम चेक करेंगे पहले बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बायर पर 194Q अप्लाई है तो सेलर जो है वो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा और बायर क्या करेगा, 0.1% का टीडीएस डिडक्ट करेगा और पेमेंट सेलर को कर देगा। लेकिन किसी वजह से मान लीजिए बायर की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है, मान लीजिए करंट फाइनेंशियल ईयर में सेलर को जो परचेज की गई है वो जो है 50 लाख रुपए से कम है, तो सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होता। लेकिन जहां 194Q अप्लाई नहीं होगा वहां पर हम चेक करेंगे क्या 206C 1H सेलर पर अप्लाई होता है या नहीं। अगर सेलर की टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा है, करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की रिसिप्ट कर रहा है, तो ऐसे में वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। एक बात का और ध्यान रखना है, सेक्शन 194Q में जो बात की गई है वो बात की गई है परचेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जबकि आप सेक्शन 206C 1H को जब देखेंगे वहां पर बात की गई है रिसिप्ट की, कि रिसिप्ट के केस में टीसीएस अप्लाई होगा। मान लीजिए गुड्स जो है सेल कर दी गई और अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, तो ऐसे में 206C अप्लाई नहीं होगा। जब अमाउंट रिसीव होगी तब 206C 1H अप्लाई होगा। तो ये बेसिकली दोनों ही सेक्शंस एक दूसरे से लिंक है। जब तक आप दोनों ही सेक्शंस को एक साथ नहीं समझते हैं तो प्रॉब्लम रहती है। तो यहां पर अब हम बात करते हैं 206C 1H की। एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर हु रिसीव्स, यहां पर वर्ड यूज किए गए हैं रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट्स ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। यहां पर भी वही कंडीशन रखी गई, करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा जो अमाउंट आप रिसीव करेंगे उस पर आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द बायर। मान लीजिए 70 लाख रुपीस की अमाउंट रिसीव की गई तो जो टीसीएस कलेक्ट होगा वो 20 लाख रुपीस पर होगा, अबव देन 50 लाख रुपीस। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, टीडीएस के केस में हमने क्या किया था, जीएसटी अमाउंट को एक्सक्लूड किया था। तो सेलर क्या करेगा, सेलर जो है मान लीजिए 70 लाख रुपीस की टैक्सेबल वैल्यू प्लस 10 लाख रुपीस का जो है जीएसटी अमाउंट उसने चार्ज किया है बायर से, और बायर यहां पर 80 लाख रुपीस की जो है पेमेंट कर रहा है। और मान लीजिए बायर पर 194Q अप्लाई नहीं होता है, सेलर पर 206C 1H अप्लाई हो रहा है, तो सेलर जो टीसीएस कलेक्ट करेगा वो 80 लाख रुपीस पर करेगा, दैट इज इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट। तो 80 लाख रुपीस माइनस 50 लाख रुपीस 30 लाख रुपीस पर जो है 0.1% 3,000 रुपए का जो है टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम दी बायर। टोटल अमाउंट रिसीव की जाएगी 80,03,000 रुपीस। ये आपको ध्यान रखना है, बायर के केस में जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो डिडक्ट होगा एक्सक्लूडिंग टैक्स, जबकि सेलर के केस में जो टीसीएस कलेक्ट होगा वो होगा इंक्लूडिंग टैक्स। ये आपको ध्यान रखना है। इन एनी प्रीवियस ईयर अदर देन द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, तो एक्सपोर्ट्स अगर की जा रही हैं तो ऐसे में टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। रीजन बीइंग जो पर्सन है, जो बायर है, वो ऑलरेडी इंडिया से बाहर है, तो ऐसे में उसे टीसीएस कलेक्ट करना मुश्किल है। Shall at the time of receipt of such amount
collect from buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration exceeding rupees 50 lakh। हम सेक्शन 206C को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टीसीएस प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। यहां पर सिर्फ मैं ये बताना चाहता था कि अगर गुड्स की परचेज की जा रही है, गुड्स की सेल की जा रही है, तो 50 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट अगर इन्वॉल्व है तो हम सेलर और बायर दोनों को चेक करेंगे। पहले हम बायर को चेक करेंगे, बायर पर अगर टीडीएस की लायबिलिटी है तो हम सेलर को चेक नहीं करेंगे। हाँ, अगर बायर पर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है तो हम सेलर को चेक करेंगे क्या सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो provided that if the buyer has not provided the permanent account number or the Aadhaar number to the seller, then the provision of clause 2 of subsection 206cc shall be read as 5%। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है कि अगर जो बायर है वो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर सेलर को इन्फॉर्म नहीं करता है, नहीं देता है, तो ऐसे में टीसीएस जो कलेक्ट किया जाएगा वो 1% का टीसीएस जो है कलेक्ट किया जाएगा। अगर बायर पैन नंबर दे देगा, आधार नंबर दे देगा तो 0.1%, और अगर नहीं देगा तो 1% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा बाय द सेलर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई if the buyer is liable to deduct TDS under any provision of this act on the goods purchased by him from the seller and has deducted such amount। यहां पर भी क्लियरली आपको बता दिया गया कि अगर बायर ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो सेलर जो है टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। तो बाकी सभी कंडीशन सेम है बायर के केस में भी, सेलर के केस में भी। जैसे कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में दोनों के लिए ही 10 करोड़ रुपीस की टर्नओवर आपको चेक करनी है, करंट फाइनेंशियल ईयर में दोनों के केस में ही 50 लाख रुपए से ज्यादा की जो है परचेज या पेमेंट होनी चाहिए, और सेलर के केस में 50 लाख रुपए से ज्यादा की रिसिप्ट होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेम है। उसके अलावा बस आपको ये चेक करना है कि क्या बायर पर टीडीएस प्रोविजन पहले अप्लाई होता है। अगर बायर पर टीडीएस प्रोविजन अप्लाई होता है तो सेलर पर टीसीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अगर बायर पर टीडीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है तो सेलर चेक करेगा कि क्या उसको टीसीएस कलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो ये बेसिकली जो है सेक्शन 194Q और 206C क्लोज 1H जो है बेसिकली आपके इंटरलिंक है, ये आप एक साथ चेक करेंगे। बायर के रिगार्डिंग बताया गया, बायर मींस ए पर्सन हु परचेज एनी गुड्स बट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, consulate and the trade representations, foreign state, local authority, person importing goods into India or any other person as the central government may by notification in the official gazette specify। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट कोई गुड्स परचेज करती है तो सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। सिमिलर वे में अगर मान लीजिए गवर्नमेंट से कोई गुड्स परचेज की जा रही है तो बायर भी जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। सेलर के रिगार्डिंग बताया गया, सेलर मींस ए पर्सन whose total sales gross receipts turnover from the business carried on by him exceeds 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the sale of goods is carried out। तो जिस साल में आप सेल कर रहे हैं उससे जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो सेलर के केस में 206C 1H अप्लाई होगा। वो भी तब होगा जब बायर पर 194Q अप्लाई नहीं होता है। Not being a person as a central government may by notification in the official gazette specify। तो गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के जरिए बता सकती है कि किन किन व्यक्तियों पर जो है सेक्शन 206C क्लोज 1H अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं हमारे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि बायर और सेलर जो भी पेमेंट करेंगे तो पहले बायर को हम चेक करेंगे कि बायर पर 194Q अप्लाई होता है या नहीं। अगर बायर पर 194Q अप्लाई हो गया तो सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, और बायर पर 194Q अप्लाई तब होगा जब उसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी और करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 50 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू की गुड्स परचेज करता है, पेमेंट करता है। इन दैट सिचुएशन जो है 194Q अप्लाई होगा। अगर किसी वजह से 194Q अप्लाई नहीं होता है तो सेलर चेक करेगा कि क्या उसको टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 206C 1H।
अगर 206C 1H उसको टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में वो टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा तो बायर गवर्नमेंट को पे करेगा और उस टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा सेलर को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा तो बायर को क्रेडिट मिलेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये बेसिकली प्रोविजन बताए गए हैं सेक्शन 194Q और 206C के रिगार्डिंग क्लोज 1H के तहत। एक और बात यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक सेलर है और वो जो है बायर को गुड्स सेल करता है, लेट्स से 70 लाख रुपीस प्लस 10 लाख रुपीस टैक्स अमाउंट जो है गुड्स सेल की गई और बायर पर 194Q अप्लाई होता है। तो बायर क्या करेगा, 70 लाख रुपीस में से 50 लाख रुपीस लेस करने के बाद 20 लाख रुपीस पर 0.1% 2000 रुपीस का टीडीएस डिडक्ट करेगा और जो है अमाउंट पे कर देगा टू दिस सेलर। तो सेलर को टोटल अमाउंट पे की जाएगी 79,98,000 रुपीज। दैट इज 70 लाख रुपीज में से 2000 रुपीज की टीडीएस अमाउंट डिडक्ट की जाएगी प्लस 10 लाख रुपीज का टैक्स पे किया जाएगा। इस तरह आपकी टोटल अमाउंट आ जाती है 79,98,000 रुपीज जो है बेसिकली पे कर दिए जाएंगे टू दिस सेलर। अब मान लीजिए हुआ क्या कि बायर के द्वारा 70 लाख रुपीज में से 5 लाख रुपीज की गुड्स रिटर्न कर दी गई, गुड्स जो है रिटर्न कर दी गई। तो ऐसे में ये जो 2000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट हुआ, इसमें से देखा जाए तो 500 रुपीज का टीडीएस एक्सेस डिडक्ट हो गया। रीजन बीइंग गुड्स रिटर्न करने के बाद अमाउंट रह जाती है 65 लाख रुपीज, दैट इज 70 लाख माइनस 5 लाख रुपीज। और 65 लाख रुपीज में से 50 लाख रुपीज लेस करने के बाद जो कि लिमिट है 15 लाख रुपीज पर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, लेकिन टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया 20 लाख रुपीज पर। दैट मीन्स 5 लाख रुपीज पर ज्यादा टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया। तो ऐसे में कहा गया कि जब बायर के द्वारा फिर से कोई गुड्स परचेज की जाएगी, पहले इस 5 लाख रुपीज को वो एडजस्ट कर सकता है। मान लीजिए बाद में गुड्स परचेज की गई 30 लाख रुपीज की, तो अब बायर क्या करेगा, 5 लाख रुपीज जो परचेज रिटर्न थी उसको लेस करने के बाद 25 लाख रुपीज पर 0.1% जो है 2500 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट करेगा। ये बताया गया बेसिकली सेक्शन 194Q में। तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन 194Q की अगर हम बात करें तो सेक्शन 194Q में एडजस्टमेंट दी गई है। एडजस्टमेंट मींस अगर कोई गुड्स आप रिटर्न कर देते हैं उसके रिगार्डिंग जो टीडीएस अमाउंट होगी वो आप एडजस्ट कर सकते हैं ऑन द नेक्स्ट परचेज अमाउंट। लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ सेलर, अगर हम सेलर के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो सेलर क्या करता है, बायर को गुड्स सेल करता है और बायर से जो है पेमेंट रिसीव करता है। और मान लीजिए बायर पर 194Q अप्लाई नहीं होता, तो हम क्या चेक करेंगे, सेक्शन 206C क्लोज 1H जो है क्या सेलर के केस में अप्लाई होता है या नहीं। और मान लीजिए यहाँ पर जो है सेक्शन 206C क्लोज 1H अप्लाई हो जाता है, तो सेलर क्या करेगा, जो अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज रिसीव करेगा उस पर वो क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब मान लीजिए 70 लाख रुपीज की ही गुड्स जो है 70 लाख रुपीज की गुड्स जो है वो सेल की गई और उस पर 10 लाख रुपीज का जो है 80 लाख रुपीज जो है टोटल अमाउंट, 10 लाख रुपीज का टैक्स है, टोटल 80 लाख अमाउंट जो है बायर से रिसीव की जा रही है। और इस 80 लाख रुपीज पर 8000 रुपीज जो है टीसीएस कलेक्ट कर लिया गया। टोटल जो है 80 लाख 8000 रुपीज की अमाउंट रिसीव की गई फ्रॉम दी बायर। 0.1% का जो है टीसीएस कलेक्ट किया गया। मैंने आपको बताया सेलर के केस में इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। अब हुआ क्या, इस 70 लाख रुपीज में से मान लीजिए 10 लाख रुपीज की गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी गई बाय दी बायर। 10 लाख रुपीज की जो है गुड्स रिटर्न कर दी गई और मान लीजिए इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट है ये 10 लाख रुपीज, इसमें 8 लाख रुपीज की गुड्स है प्लस 2 लाख रुपीज का टैक्स है, तो 10 लाख रुपीज की गुड्स वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी गई। तो ऐसे में कहा गया कि
अब ये जो सेलर है जो ऑलरेडी 8,000 रुपीज का टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा चुका है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगा। अगर कोई गुड्स रिटर्न कर दी जाती है बाय दी बायर और अमाउंट कोई वापस करनी पड़ जाती है फ्रॉम दी सेलर टू दी बायर, मान लीजिए 10 लाख रुपीस की जो गुड्स रिटर्न की गई, सेलर ने वो 10 लाख रुपीस बायर को रिटर्न कर दिए, तो ऐसे में कहा गया कि जो 8,000 रुपए का टीसीएस आप जो है डिपॉजिट करा चुके हैं, उसमें आप कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। तो इन केस ऑफ सेलर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी जाएगी फॉर दी परचेज रिटर्न, लेकिन इन केस ऑफ बायर अगर 194Q अप्लाई होता है तो जो है परचेज रिटर्न के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट की जा सकती है। इसके रिगार्डिंग जो है बेसिकली आपका सर्कुलर इशू किया गया, सर्कुलर नंबर मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करा देता हूँ। प्रोविजन जो है सर्कुलर के अंदर बताए गए वो ऑलरेडी हम अपने सेक्शंस के अंदर जो है डिस्कस जो है कर चुके हैं। तो बेसिकली सर्कुलर नंबर 13/2021 इशू किया गया था 30 जून 2021 को, जिसमें यही सब बातें डिस्कस की गई है जो मैंने आपको बताई। तो सेक्शन 206C क्लोज 1H और 194Q के रिगार्डिंग आपका कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही सिंपल वे में हमने डिस्कशन किया है कि सिंपली आपको करना क्या है, पहले बायर पर चेक करना है 194Q क्या अप्लाई होता है, अगर अप्लाई होता है तो आपको सेलर पर 206C1H अप्लाई नहीं करना है। अगर बायर पर 194Q अप्लाई नहीं होता है तो आप जो है सेलर के केस में चेक करेंगे क्या सेक्शन 206C क्लोज 1H अप्लाई होता है या नहीं। अब बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है प्रैक्टिकली, बायर के केस में 194Q एप्लीकेबल है लेकिन सेलर फिर भी टीसीएस कलेक्ट कर रहा है। दिस प्रैक्टिस इज वेरी रॉन्ग। आप उस केस में जो बायर है, बायर क्या कर सकता है, वो सेलर को इन्फॉर्म करेगा कि बायर के केस में 194Q एप्लीकेबल हो रहा है, इसलिए सेक्शन 206C क्लोज 1H अप्लाई नहीं होगा और टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी भी बायर के केस में जहां पर 194Q में टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है और सेलर फिर भी टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में आप सेलर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा एक और प्रैक्टिस यहां पर फॉलो की जा रही है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। अब बायर पर 194Q अप्लाई हो रहा है लेकिन बायर 194Q अप्लाई नहीं कर रहा, वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहा। रीजन भी उसका कहना है कि सेलर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है इसलिए मैं जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहा। तो मैंने आपको बताया प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। पहले बायर चेक करेगा, अगर बायर पर 194Q अप्लाई है तो बायर को टीडीएस डिडक्ट करना ही होगा। अगर बायर टीडीएस डिडक्ट नहीं करता और सेलर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो ऐसे में बायर डिफॉल्टर माना जाएगा, जो है एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। भले ही सेलर टीसीएस कलेक्ट कर रहा हो, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी खत्म होती है जब उस पर 194Q अप्लाई नहीं होता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि उनसे टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है, ऐसे में उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो गलत सोच रहे हैं। वो चेक करें कि क्या उनकी सेल प्रीसीडिंग जो सेल है, टर्नओवर है, ग्रोस रिसीट है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर ज्यादा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में आप 50 लाख रुपए से ज्यादा की गुड्स वैल्यू परचेज कर रहे हैं या फिर पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही होगा अंडर सेक्शन 194Q। तो मेन जो फोकस है, मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पहले बायर पर चेक करनी है। अगर बायर पर 194Q अप्लाई नहीं होता, इन दैट सिचुएशन हम देखेंगे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो प्लीज शेयर कर सकते हैं।